तो मैं समझता हूँ कि हिंदी वाले लिख लोगे कि लिखना है, लिखवाना है। कितने चाहते हैं कि हाथ ऊपर कीजिए, पूरा करो ढंग से, अच्छी तरह। 50-50 नहीं। चलिए, ऑनलाइन बच्चे हिंदी वाले कितने हैं ऑनलाइन में? मैसेज कीजिए। अभी कनेक्ट ही नहीं है शायद, है ना? कनेक्ट है, यस। हाँ सर, करवा दीजिए, हिंदी में लिखवाना ही है। नहीं, मेरा क्या प्लान था कि एक सिचुएशन पर आपको एक जजमेंट इंग्लिश का लिखा दिया, दूसरी सिचुएशन पर वो हिंदी का लिखा दें, कि सेम सिचुएशन पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन चाहिए। सेम पर, सेम पर एक तो चाहिए कम से कम, है ना? समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, चलो इसको मैं हिंदी में ड्राफ्ट करवा देता हूँ। इंग्लिश का तो लिखवा दिया था, लेकिन उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होगा, आपका ये समय ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो एक जजमेंट में इंग्लिश का लिखाऊंगा, फिर दूसरी स्टोरी पर दूसरा जजमेंट इंग्लिश में, ऐसे चलेंगे अपन, है ना? इस वाले को तो चलो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, हिंदी का भी लिखाएंगे, कर देते हैं पूरा। कोई कॉपी इंग्लिश वाला को नोटबुक दीजिए अपनी। अरे वो अधूरा रह गया था, चलो बराबर आने दो दोनों को, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया, पर वो बीच में रह जाएगी क्लास। दीजिए, इंग्लिश का दीजिए कोई। पूजा तुम दे दीजिए। भाई देखो, हिंदी इंग्लिश में लिखा तो दूंगा, पहले प्रश्न ये है कि आ गया कि नहीं समझ में आप लोगों के सबके। इंग्लिश में समझ नहीं आता, कोई बात नहीं है, वी आर इंडियंस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, कोई नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है, वो हिंदी में भी लिखाएंगे। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो भी लिखा रहा हूँ, जो आपको पिछली 8-9 क्लासों में मैंने बताया, वो आ रहा है कि नहीं। वरना मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये एक अच्छा मैसेज आया, बहुत अच्छे से समझ में आया है सर। हिंदी वालों ने देखो, इन्होंने अच्छा आंसर दिया है कि समझ में आ गया। चलिए, चलो भाइयों लिखो। भाई देखो, जो न्यू है वो तो मुझे पता है कि आपको समस्या आएगी। शायद आपने पहले क्लास ली है कभी जजमेंट राइटिंग की? ली कहाँ से? अच्छा, फिर आप तो ठीक है। आप भाई, आप दोनों बताओ। नहीं, पहले कहीं ली क्या? कोई अटेम्प्ट दिया पहले? हाँ, तो मत थोड़ा समस्या आएगी, मैं क्या लिखा रहा हूँ, तो वो आप हो सकता है आपकी समझ में अभी नहीं आए। नहीं, आप अभी लिखी है ना, फिर मुझसे अलग से क्लास में पूछ लेना, या जो क्वांटिटी देख करके बच्चों की एक बार रिपीट कर देंगे किसी एक दिन दोबारा, है ना? चलिए, देखो, इम्यूनिटी मिलती है मेरे को, इधर ये लिखा है समझ अच्छे अच्छा आ रहा है सर। तो इससे क्या है, हमको भी इम्यूनिटी मिलती है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं चला जा रहा हूँ, ज़बरदस्ती आपसे हाँ करवा लेता हूँ, है ना? चलो, उम्मीद है इंग्लिश वालों को तो आया, क्योंकि आपने 2-3 जो मेरी कमियां बताई सर, इसमें ये कमियां नहीं है, कंप्लीट तो कोई नहीं लिख सकता। और जहाँ हम पेजों में डिवाइड हो जाएं कि हमको 2 में ही लिखना है, 1.5 में लिखना है, 5 में लिखना है, तो कहीं ना कहीं छूटेगा, है ना? तो वो आप अच्छा रहा कि आपने ध्यान रखा कि इसको हम और अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख सकें। गुड, वेरी गुड। हिंदी वाले भी अलर्ट रहना ना, कोई मिसिंग होता है वो पैरा, मास्टर पैरे अपने वो स्टेप्स हैं, वो नहीं मिसिंग होनी चाहिए। चलिए, श्रीमान, कोर्ट का नाम लिखना है पहले, कोई भी लिख लीजिए आप। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाँ जहाँ आप निवास करते हो वहाँ का लिख लीजिए, है ना? जो आपका जुडिक्शन आता है ना निवास का, वो लिख लीजिए आप। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई ज्योति नगर रहता है तो ज्योति नगर, या कोई और है वो लिख लीजिए। कोई जयपुर के हैं या कहीं बाहर भरतपुर से हैं, वो अपना उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए। लिखते जाइए, जो आता है। अब ये नहीं आप लिखो, अभी नोटबुक क्यों खोली है आपने? चलिए, फिर नीचे लिखिए पीठासीन अधिकारी।
यहाँ कोर्ट का नाम, ये पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। स्पेस कर देना जजमेंट में अपने में। फिर आता है केस नंबर, ये भी ब्लैंक रख दीजिए। ठीक है, फिर आएगा केस का टाइटल। अरे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा। इधर तो पीठासीन अधिकारी लिख ही लिया। क्या था, एक्यूज ए, ठीक है। इसका पूरा नाम, पिता का नाम मतलब पुत्र, उम्र और निवास। 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर राज्य, फिर यहाँ पर बनाम लिख के और पीछे यहाँ अक्यूज और उसकी डिटेल। ठीक है, अगर आपको पता है कि केस राजस्थान राज्य का है तो राजस्थान लिख सकते हो, राज्य राजस्थान। एमपी का है कोई केस यदि आपको पता है तो, वरना सिर्फ राज्य या स्टेट करके छोड़ देना है। फिर क्या आएगा, सिर्फ हिंदी वाले बताएंगे। इसके बाद क्या स्टेप है, आरोप। यही है ना, आईपीसी क्या है लिख लेना हिंदी में, भारतीय दंड संहिता। यस, भारतीय दंड संहिता। यही है ना आरोप, 323 325। फिर वही प्रश्न मेरा, आरोप कौन से हैं, ये एफआईआर वाले, पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट वाले या कॉग्निजेंस वाले? आप बताइए। एफआईआर वाले, आप बताओगे? आप कॉग्निजेंस वाले। इससे पहले क्लास कब ली मेरी, कल नहीं थी? वो कल ली थी क्या? हाँ, मतलब आप फर्स्ट हो ना स्टूडेंट। आप बताओ, आप भी। यहाँ हम जजमेंट में जो आरोप लिखते हैं, ये धाराएं लिखेंगे, ये कहाँ से देख के लिखी जाएंगी? तो बार बार पूछूंगा मैं ये, क्यों ये यहीं गलत कर दोगे तो जजमेंट में गलत हो जाएगा। भाई इंग्लिश का उस दिन पढ़ाया था तो हिंदी वाले क्या म्यूट हो गए थे उस समय? इंग्लिश का पढ़ाया था ना, पूरा समझाया है, फिर क्या हिंदी वाले बिल्कुल ही म्यूट होके बैठे थे कि हमें क्या करना है? हम तो, और कितने सहमत हैं हिंदी वाले? तो आप फिर बोले क्यों नहीं, इन्होंने क्यों हिम्मत की?
देखिए यहाँ जो धाराएं लिखी जाएंगी वो इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि आप जब प्रश्न पढ़ोगे ना और एफआईआर बना लोगे तो आपके दिमाग में वो कहते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला वाला ही दिमाग में बैठेगा, अपराध वही लिख दोगे यहाँ पर। ज़्यादातर सेम हो सकते हैं क्योंकि पेपर में आप इतना एक्सरसाइज करोगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं कि ऊपर नीचे करो, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि ये वो चार्ज हैं जिसमें चार्ज अधिरोपित किया गया है, चार्ज फ्रेम किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि चार्ज फ्रेम किया है वो चार्ज या वो अपराध कॉग्निजेंस के सेम हो, या ये जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट अंतिम प्रतिवेदन के सेम हो, ये जरूरी नहीं है कि वो एफआईआर से मिलते जुलते हों। मिलते जुलते हो सकते हैं ना एज इट इज हों, ये जरूरी नहीं है 100%, लेकिन ये जरूरी है जिसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा उस पर का जजमेंट लिखना है आपको। समझ गए ना? एफआईआर लिखाने जाते हैं तो हम तो सारी बातें लिखाते हैं, उसके साथ क्या मारपीट भी हुई, जानलेवा हमला भी किया, बंदूक भी चलाई, तलवार भी चलाई, चोरी भी की। घर में नहीं है कैश, ज्वेलरी लिखा देंगे 2-4 करोड़ रुपए की, है ना? तो वो तो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि उसमें से 379 हटा दिया हो आईओ ने, हो सकता है कि तलवार की इंजरी हटा दी हो, 307 हटा दिया हो। अब आप जजमेंट के समय लिख दोगे वो एफआईआर वाले ऑफेंसेज तो आपका बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। इससे बिल्कुल याद कर लो। देखो मीडियम आपका अलग अलग है, लेकिन मैं इतने दिनों से आपको ये कई बार बता चुका हूँ, यहाँ जजमेंट जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ वो लिखना है जिसमें हमने आरोप अध्रोपित किए हों, इसीलिए हमने धारा क्यों नहीं, फिर तो हम यहाँ से लिखते ना धारा अंतर्गत, यहाँ से शुरू करते, पहले ही शब्द रिफ्लेक्ट हो रहा है आरोप। तो आरोप आपने किस में लिया है? नहीं, पूर्णतः भी हटाया जा सकता है, पूर्णतः भी हटाया जा सकता है। अब मान के चलो 18 साल शादी को हो गए, घर में वाइफ की डेथ हो गई, किस में एफआईआर दर्ज कर दी? 304B में कर दी। भाई घर वाले नहीं जानते ना, उन्हें तो लिख के ले गए 304B, तो वो वहीं शुरू में ही हट जाएगी नहीं, 302 में कन्वर्ट हो जाएगी एफआईआर 304B में, और इन्वेस्टिगेशन के 15-20 दिन बाद ही वो 302 में हो सकता है। तो बिल्कुल, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, टर्म एंड कंडीशन। तो ये आपको भी स्टेज पता है, बताया आपकी फर्स्ट क्लास है, इसलिए ये आरोप और जजमेंट कब आया, कब आई स्टेज जजमेंट की? कब, कितने बाद में? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कितने दिन? जजमेंट की स्टेज, जजमेंट कब लिखोगे? वो तो ट्रायल के बाद लिखोगे ना, ट्रायल तक तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने चेंजेस आ गए उस ऑफेंस में। तो आपका प्रश्न ये था कि एफआईआर के पूरे थोड़ी हटा देंगे, पूरे भी हटाए जा सकते हैं। 304B की एफआईआर थी, इन्वेस्टिगेशन 302 में किया, पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने 302 में पेश की, कॉग्निजेंस 302 में होगा, चाहे 306 का लगा दिया, आर्गूमेंट हुआ, उन्होंने बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड में रखा उससे रिफ्लेक्ट हो रहा था, देयर इज ओनली इंस्टिगेशन, नो इंटेंशन ऑफ मर्डर, उसने तो सुसाइड कर ली। ये एविडेंस है कि अक्यूज वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ इन द हाउस, घटना समय वो वहाँ नहीं था, डेथ कर हो गई, और डेथ हो गई तो इंस्टिगेशन से हो गई। 306 सुसाइड किया क्योंकि वो टॉर्चर करता था स्वेंड, तो 306 बना कि इंटेंशन मारने का हुआ, तो चार्ज हो गया 306 में। तो आपके प्रश्न का आंसर है कि एफआईआर से एकदम डिफरेंट कैसे हो जाएगा, और यही एक वजह है कि यहाँ पर हमें वो ऑफेंस लिखना है जिसमें हम चार्ज लगाए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ जजमेंट लिखने से समय हमें सोच लेना है कि हमें करना क्या है। आपने सोच लिया कि नहीं हम 323, 325 इसमें लिखा जरूर है 307 का आरोप, हम 323, 325 का ही जजमेंट लिखेंगे। तो अब जब आपने सोच लिया तो चार्ज उसका ही फ्रेम करोगे, तो वो यहाँ लिख दोगे, एफआईआर में कुछ भी लिखते रहो। और बेस्ट जजमेंट और भी मैं कह रहा हूँ ना, ब्राउनी पॉइंट लेने, तो आप थोड़ा उसमें कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, 307 के इंग्रेडिएंट उसमें डाल दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा चेंज कर दीजिए, कॉग्निजेंस 307 में चार्ज में हटा दीजिए, उसको कर सकते हो थोड़ा सा अगर है तो गुंजाइश, है ना? तो ये समझ लीजिए
तीनों चारों स्टेज के ऑफेंसेज में डिफरेंस हो सकता है। एफआईआर, पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट, कॉग्निजेंट, देयर आफ्टर द चार्जेज। लेकिन यहाँ वो लिखना है जिसमें हमने चार्ज फ्रेम किया है। पहला लेसन आपके लिए। फिर क्या आएगा? उपस्थिति। फैसला लिखते समय 4 से लेकर के और आर्गुमेंट तक कोर्ट के सामने किस किस लोगों ने उपस्थिति दर्ज की एज ए पार्टी, या तो आईओ भी आएगा, एक्सपर्ट भी आएगा, तो वो उसकी उपस्थिति यहाँ नहीं, वो तो एविडेंस में आएगी, लेकिन उपस्थिति दोनों पार्टियों की तरफ से है ना। तो यहाँ अभियोजन अधिकारी हो गया, किसकी ओर से? राज्य की ओर से। हो गया प्रोसिक्यूशन, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा, अभियुक्त की ओर से कोई भी नाम, प्राइवेट एडवोकेट हो गए होंगे, नाम लिख के फिर लिखोगे अभियुक्त की ओर से। दोनों पार्टी को रिप्रेजेंट हो गए। अब एक प्रेजेंस और हो सकती है चाहो तो, कौन होगा? भाई रिप्रेजेंट स्टेट ने किया, लेकिन जो एफआईआर लॉजर है, परवादी है, वो भी अपने एडवोकेट को प्रेजेंट कर सकता है अपनी ओर से। तो आप वहां पर उसका नाम और परवादी की ओर से। ठीक है, उपस्थिति हो गई। लेकिन हमें जब यदि हमने परवादी की प्रेजेंट लिख दी तो क्या चीज ध्यान में रखना है हमें जजमेंट में? ये उपस्थिति हमने बोला ऐसे नहीं लिख देनी कि मन में आ गया लिख दी। यदि आपने परवादी की उपस्थिति यहाँ दर्शा रहे हो तो जजमेंट के नीचे हमें एक लाइन में या आधी लाइन में क्या रिप्रेजेंट करना है? भाई परवादी के आर्गुमेंट लिखोगे, आप कहोगे परवादी की तरफ से भी फलां फलां उपस्थित हुए, उन्होंने ये निवेदन किया। अगर आप पूरे सिर्फ प्रोसिक्यूशन का केस लेके आ रहे हो, कहीं पर भी आपने परवादी शब्द नहीं लिखा, देखो एविडेंस तक तो परवादी हो नहीं सकता। परवादी का काउंसिल भी होगा, उसका एडवोकेट भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभियोजन अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही कराएगा। तो वहां तो आप लिख नहीं सकते कि अभियोजन अधिकारी व परवादी अधिवक्ता ने गवाह प्रस्तुत किया, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आर्गुमेंट में आप लिख सकते हो, जो प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट होगा और डिफेंस का आर्ग्यू होगा, तो उस पैरे में आप लिख सकते हो कि अभियोजन अधिकारी एवं परवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से डेथ, मृत्यु 4 घंटे पहले हो चुकी थी। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो यहाँ 2 शब्द जोड़ना पड़ेगा, एवं परवादी की ओर से निवेदन किया गया। अब आपने कहीं नहीं, रिफ्लेक्ट अंदर है ही नहीं है, प्रेजेंस ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा अनजस्टिफाइड हो जाएगा हमारा, हमको प्रेजेंस लिखना। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए लिख लिया वो, अब सो मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, है ना। फिर निर्णय, हाँ हाँ यस, निर्णय, और ये यहाँ दिनांक।
है ना, डिसीजन जिस दिन दे रहे हो आपने सिग्नेचर किया हुआ है उस दिन की डेट आएगी यहाँ पर। ये प्रश्न क्या है, आरोप अंतर्गत धारा या अपराध अंतर्गत धारा, दोनों में से आरोप अंतर्गत धारा ही आएगा ना सर। यस, आरोप अंतर्गत धारा आएगा। अपराध तो आरोप के भी अपराधी कहलाएंगे, चार्जशीट के भी अपराध कहलाएंगे, लेकिन आरोप अंतर्गत लिखना है, प्रश्न है ना। चलिए फर्स्ट पैरा। मामले के संक्षिप्त तथ्य, मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसलिए आप प्लीज जल्दी जल्दी लिखना है ना। परवादी परवादी ब्रैकेट में अभियोजन साक्ष्य, पीडब्ल्यू लिखते हैं ना, ऐसे अभियोजन साक्ष्य 1 ब्रैकेट में लिखना है। ने परवादी ने एक रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिख सकते हो, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ब्रैकेट में एग्जिबिट 1, क्या बोलोगे एग्जिबिट को, प्रदर्श 1, ब्रैकेट में इस आशय की प्रस्तुत की कि अभियुक्त ए द्वारा उसके ऊपर लाठी से जानलेवा हमला किया। परिणाम स्वरूप मामला अंतर्गत धारा 323, 325, 307 में दर्ज किया गया, दौरान अनुसंधान गवाहों के बयान लिए गए, ए का ए है ना, अभियुक्त नहीं, बी का, पर वो इंजर्ड कौन है इसमें, बी। हाँ, बी का मेडिकल कराया गया, वह नक्शा मौका बनाया गया।
कहाँ से आया? कितने लोग सहमत है कि 307 कहाँ से आया? मैं बताऊंगा आपका आंसर। अब सबको पता है 307 कैसे आया है? पता है ना? आपको भी नहीं, आपको नहीं पता? आप बता देते हैं, कोई बात नहीं। भाई ये तो हम एफआईआर लिखने जा रहे हैं, है ना? मैंने बोला ना एफआईआर का वर्जन अलग हो सकता है। अब वो एफआईआर तो वो कह रहा है कि लाठी से मारपीट की मेरे साथ में, तो उसने एफआईआर 307 में भी करवाई है। अब इसमें अनुसंधान होगा, कॉग्नियंस होगा, वहाँ देखेंगे अनुसंधान के दौरान क्या आता है आगे। यही तो समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से आपको कि आरोप हमें 300। थोड़ा आपका प्रश्न मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। निर्णय बाद का होता है, पहले का तो नहीं होता। निर्णय बाद में है ना, कितने दिन बाद है? एफआईआर के बाद है ना। एफआईआर के बाद क्या हुआ? अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के बाद अनुसंधान की रिपोर्ट पेश कर दी, है ना? फिर प्रसंज्ञान ले लिया, फिर आरोप लगा दे निर्णय के बाद। तो निर्णय में तो लिखेंगे तो शुरू से ही ना कि एफआईआर किस धारा में हुई और चार्ज हमने किस में, ट्रायल किस में चल रही है, 323 325 में चल रही है। तो एफआईआर की बात तो लिखी जाएगी और एफआईआर 307 में कराई है, इसलिए लिखाया जा रहा है यहाँ पर। निर्णय दिया नहीं ना, निर्णय लिखा रहे हैं। निर्णय लिखा रहे हैं तो इसी बात के लिए लिखा रहे हैं कि ऊपर से क्या इसमें चेंजेस क्या आया और क्या चेंज होते 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 हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यही तो डिसीजन है, यही तो जजमेंट है। आपको यही तो करना है। आज आप जज हो, आपके सामने एक एफआईआर आ गई आपकी कोर्ट में, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई, फिर आपने देखा कि 307 कैसे बनना है, आईओ 307 लिख लाया। भाई आईओ से पूछ लोगे भाई आपको पता है 307 कब बनती है? यहाँ तो सिर क्या, बिल्कुल कमर तक कोई इंजरी नहीं है, ये तो पैर में लगी हुई है और आपने 307 बना दी। तो आप खुद माइंड अप्लाई करके 307 को हटा दोगे। इसीलिए 307 लगवा रहे हैं कि आपको ये समझ आए कि कब किस स्टेज पर हटाए, है ना? तो ये एफआईआर का वर्जन है, उसमें 307 है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन करवा दिया है ना हिंदी में। चलिए, तदुपरांत अभियुक्त अभियुक्त ए के विरुद्ध सकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अंडर सेक्शन 173 ब्रैकेट में 2 CRPC क्या लिखा है? कौन लिख रहा है हिंदी का? क्या एक अंतिम प्रतिवेदन के बगल में ही लिखना है ना, 173(2). अंतिम प्रतिवेदन किस धारा में पेश किया जाता है? 173(2) फाइनल रिपोर्ट है ना, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। 2 अपराध अंतर्गत धारा, अपराध अंतर्गत धारा लिख दीजिए वो तीनों ऑफेंसेज जो एफआईआर वाले हैं ना, 323 325 307। अपराध अंतर्गत धारा 323 325 307 में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां दर्ज रजिस्टर कर
उन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। दर्ज रजिस्टर कर उन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। ठीक है, हम उन्हीं धाराओं की जगह वो सेम धारा लिख सकते हैं। उन्हीं शब्द इसलिए लगा दिया, एज इट इज सेम है, इसलिए हमने कहा सेम ऑफेंसेज। चूंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए मामले को सेशन न्यायालय के समक्ष प्रतिपेषित के बगल में लिख लेना 209 ऑफ सीआरपीसी किया गया। परंतु उक्त न्यायालय ने आरोप सिर्फ अपराध अंतर्गत धारा 323, 325 भारतीय दंड संहिता में ही लिए गए। क्या शब्द लिखा है, आप बोलना। में लिए जाकर सुनाए व समझाए गए, लिए जाकर सुनाए व समझाए गए वह अपराध अंतर्गत धारा 307 में आरोप 307 दंड भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित नहीं किए गए। इस कारण पत्रावली विचारण हेतु पुनः इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रतिपेषण रिमांड को बोलते हैं, तो सुपुर्द कर दीजिए, सही है, हिंदी वर्ड हो सकता है। सुपुर्द कर दीजिए, प्रतिपेषित ब्रैकेट में सुपुर्द। कमिटल किया गया है कि इसको, कमिटल का शुद्ध हिंदी वर्ड सुपुर्द है, तो सुपुर्द लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, इस पैरे के कंटेंट से अब किसको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा पैरा? ये पैरा नहीं आया समझ में? आया तो ही बताना, वरना फिर बोर्ड पे दोबारा समझाएंगे। और कौन है? बिना एजिटेशन के बोलिए। सबको आ गया? तुमको आया भाई? आपको नहीं आया होगा।
आप नहीं आया, आ गया ना भाई। देखिए कोई एफआईआर हमने दर्ज की 323 307 में हमने एफआईआर दर्ज की, जैसा कि हमने बताया था। इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी उन्हीं धाराओं में पेश कर दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करते ही वो स्टेज कहलाती है कॉग्निजेंस की। मैंने बोला यदि रजिस्टर्ड भी कर लिया ना कंसर्न कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने वो केस, तो ये माना जाएगा कि प्रसंज्ञान लिया गया, यदि प्रसंज्ञान शब्द भी नहीं है तो उसमें। लेकिन अगर प्रसंज्ञान, वो प्रसंज्ञान लेना माना जाता है और उसमें लिखा जाता है कि इन धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाता है। अब प्रसंज्ञान 307 में लिया, इसमें हम इसमें जो कंडीशन हमने रखी है वो हम कह रहे हैं कि साहब कॉग्निजेंस इसमें 307 में भी लिया गया। तो 307 की ट्रायल कहाँ होती है? कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, तो वो 209 में सुपुर्द कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। अब कॉग्निजेंस के समय मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास चार्जशीट होती है और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, जो वो कह दे वो कोर्ट मानने पर 80% बाध्य है एक तरीके से, अगर खुद का माइंड अप्लाई नहीं कर रही तो कोर्ट 307 में चालान पेश किया तो 307 में उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन जैसे ही चार्ज की स्टेज आई, कमिट हुआ विचारण के लिए, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशन की कोर्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आरोप की बहस होती है उस पर। आरोप की बहस में अक्यूज का रोल आ जाता है। वो कह सकता है कि जो आपके सामने पत्रावली है उस पत्रावली पर ये अपराध बनता है, ये नहीं बनता, या कोई भी अपराध नहीं बनता, मेरे को दोष मुक्त कर दो, मतलब डिस्चार्ज कर दीजिए, चार्ज नहीं बन सकता मेरे पर। अगर दोष डिस्चार्ज का केस नहीं है तो वो कहेगा आपने 307 कैसे बनाया, 307 नहीं बनता, कॉग्निजेंस 307 में गलत लिया गया है, 307 के इंग्रेडिएंट्स पत्रावली पर नहीं है। अब 307 के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसी इंजरी होनी चाहिए, इस प्रकार की एविडेंस होनी चाहिए जिससे रिफ्लेक्ट होता हो कि उसकी जान जा सकती थी। आरोप में अभियुक्त का जो अभियुक्त आया उसने बयानों को पढ़ के दिखाया 161 के, इंजरी रिपोर्ट को बताया, कहाँ पर है इंजरी, चोट कहाँ पर बताई है मैंने, लेफ्ट थाई पर इंजरी है इस केस के अंदर। तो लेफ्ट थाई की एक इंजरी है, वो भी रिपीटेड इंजरी होती तो हम कह सकते थे कि साहब एक एक इंजरी मत देखिए आप, इसका टोटल कंक्लूजन देखिए आप, इतनी इंजरी से आदमी मर सकता है, तो चलो चार्ज 307 में फ्रेम किया जा सकता था। तो आरोप बहस में इस मटेरियल पर गौर किया जाता है कि प्राइमा फेसाई ली तो कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन प्राइमा फेसाई के बाद जो मटेरियल अवेलेबल है क्या उससे चार्ज कॉरोबोरेट होता है? तो कोर्ट ने वहाँ देखा कि नहीं, ऐसी कोई एक ही इंजरी है, वो भी थाई पर है, और कोई इंजरी है तो छोटा मोटा एब्रेजन और स्क्रैचेज है, वो 307 की परिधि में नहीं आते, इससे मृत्यु नहीं हो सकती। तो उन्होंने चार्ज में 307 आरोपित नहीं किया, आरोपित नहीं किया, 323 325 रहने दिया। हाँ 323 325 रह गया, वो ट्रायल भाई मजिस्ट्रेट है तो दोबारा फिर सुपुर्द कर दिया, वहाँ पर दोबारा वापस भेज दिया गया ट्रायल के लिए। तो इस पैरे से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये मत मानिए कि एफआईआर जिसमें दर्ज हुई वही लास्ट तक रहेगा ऑफेंस। इससे ये आपको पता चलता है कि अक्यूज का रोल कहाँ से प्ले होता है। कॉग्निजेंस स्टेज तक अक्यूज का एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा, चार्ज की स्टेज पर उसका राइट होता है, नई एविडेंस नहीं दे सकता, जो है वो चार्जशीट में से ही दिखाएगा, वो डीप एप्रिसिएशन वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन इतना देख लिया जाएगा थाई की इंजरी से डेथ होना पॉसिबल नहीं है, वो भी सिंगल इंजरी, ट्रीटमेंट भी समय से हो गया, इसलिए उन्होंने 307 का चार्ज हटा दिया। अब आप कहोगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कॉग्निजेंस पे क्यों नहीं हटाया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तो एक बयान लिख लिया उसमें कि ये जो लाठी थी ना, ये डंडा है जो इसके पास, वो इसने ऐसे घुमाया कि इसके सिर में लगता, अगर नहीं बचता तो इसके पैर में लग गया, तो इसलिए वो नहीं हटाया उन्होंने। कॉग्निजेंस भी ले लिया, चलो ठीक है फ्लो में, लेकिन चार्ज के
इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। उस समय देखना होता है कि वेदर दिस ऑफेंस ऑफ द कॉग्नियंस इज मेड आउट और नॉट, बनना या नहीं बनना, अपराध का बनना। तीसरी चीज ये देखी जाती है, यहां तो हमने छोटी सिचुएशन ली है, एक ही अक्यूज है, 2-3 अक्यूज होते तो कॉग्नियंस में तो सब वो कहते हैं ना भेड़चाल वाली स्थिति के, भाई चारों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया। लेकिन चार्ज के स्टेज पे देखा जाता है एक्यूज ए ने क्या रोल है। एक्यूज ए ने तो मात्र एक थप्पड़ मारा था, वो नाखून लग गया था, स्क्रैच हो गया चिन पर, तो क्या रहा 323, तो एक्यूज पर 323 का चार्ज लगेगा कि नहीं मात्र। नहीं, एक्यूज बी ने स्टिक घुमा दी, वो उसकी थाई में लग गई, तो बी पर क्या हो गया 325 बन गया। तो इसलिए एक एक एक्यूज पर भी आरोप अधिरोपित किया जाएगा उसमें। यहाँ एक्यूज एक है मात्र एक, अगर बी भी होता तो उस पर लिखते हैं अभियुक्त ए पर ये आरोप अधिरोपित किए जाते हैं, अभियुक्त बी पर ए किए जाते हैं, और दोनों पर सेम किए होते तो अभियुक्त ए और बी पर ये अपराध अधिरोपित किए जाते हैं। उनको प्रत्यक्ष से सुनाए व समझाए गए। आरोप लगाने के बाद उनके ऊपर एक्सप्लेन भी करना होता है, भाई तुमको पता तो है, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमको पता है ना, मैं एफआईआर का ऑफेंस बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेस दे रहा हूँ आपके ऊपर, तो चार्ज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, भाई आपको पता है ना आपके ऊपर क्या, यहाँ क्यों लेके आए इस रूम के अंदर, आपके ऊपर केस चलेगा 307 का, ये चार्ज हमने आपके ऊपर लगा दिया है, मतलब समझते हो ना 307 का। 307 में लिखा है जानलेवा हमला करना, आपने घटना वाले दिन इतनी तारीख को इतने बजे इस स्थान पर इंजर्ड ए के पर लाठी से जानलेवा हमला किया, आपने हमला किया, जो 325 घोर उपपत्ति की श्रेणी में आता है, 325 में आप पर अपराध मेरे प्रसंज्ञान में है, इसलिए मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ। ये वर्डिक्ट होते हैं आपके चार्ज परफॉर्मा के, देख लीजिए। तो एक एक चीज उसके ऊपर एक्सप्लेन की जाती है। अब वो मना करेगा कि नहीं मैंने नहीं किया, नहीं किया तो ठीक है एविडेंस देंगे, प्रोसिक्यूशन जो केस लेके आया आपके ऊपर वो एविडेंस देगा। तो ये पैरा आई थिंक आपके भी अब समझ में आ रहा होगा, है ना, वो भाषा का ऐसे में ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो आप थोड़ा सुधार कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो जजमेंट का पहला पैरा होगा आपके फैक्ट्स को लेकर के, कि एफआईआर क्या हुआ, अनुसंधान में क्या किया गया, कॉग्नियंस किस धाराओं में ली गई, चार्ज किस धारा में अधिरोपित किए गए। एक इंट्रोडक्शन हो गया पूरे केस का इस पैरे के अंदर, पता भी चल गया, अगर इस केस की बात करें कि पहले एक बार कमिट भी हो चुका है, फिर वापस इसको भेज दिया गया, ठीक है, समझ आया आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरी है, फर्स्ट क्लास है ना, तो आज का क्लास कम से इम्पोर्टेंस तो हो। चलिए दूसरा पैरा, दूसरा क्या स्टेप था, दूसरा तो चार्ज का हो गया है ना, चार्ज अधिरोपित कर ही दिए हमने, उसी में आ गया, मतलब चार्ज वाला कंटेंट्स भी उसी में आ गया, इसमें लिखा दिया ना, नहीं फर्स्ट रहने दो, सेकंड से अब लिखा रहा हूँ, जो आगे है वो सेकंड में लिखना। पैरे की कोई ऐसी वो नहीं है कि ये पैरा की संख्या इसी में आनी चाहिए, पैरा एक में हमने जो बात लिख दी वो दूसरा पैरा शुरू कर दीजिए। चार्ज की बात तो आ गई ना, चार्ज अधिरोपित हो गए 323 325 में। अब जैसे ही चलिए एक पैरा और लिख लीजिए इसमें छोटा सा, चूंकि आरोप विरचित किए जा चुके हैं, आरोप विरचित किए जा चुके हैं, जिस पर अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया, किए जा चुके थे, करना है नहीं ना, चुके थे, आरोप अधिरोपित किए जा चुके थे, जिस पर अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया, वह विचारण चाहा, विचारण चाहा, प्लीड नॉट गिल्टी एंड क्लेम्ड ट्रायल, है ना।
परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में, मौखिक साक्ष्य के रूप में वन से थ्री, मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन साक्ष्य 1 से 3 व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन प्रदर्श 1 से कितने थे, 4, प्रदर्शित करवाए। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य बंद की गई। नेक्स्ट पैरा। अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 ऑफ सीआरपीसी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 313, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। अभियुक्त का बयान 313 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को झूठा बताया। वह आरोपों से इनकार किया। परंतु बचाव में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। ठीक हो गया। नेक्स्ट पैरा। उपरोक्त साक्ष्य पर सूक्ष्मतम मनन करने के पश्चात, सूक्ष्मतम मनन करने के पश्चात इश्यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में, विवाद। हाँ, 2 विवाद विरचित किए गए, 2 विवाद्यक 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 विरचित किए गए। नंबर 1, क्या अभियुक्त ने आहत
बी है ना, आहत बी पर लाठी से घोर उपहति, 325 घोर उपहति होती है ना, घोर उपहति कारित की, यदि दूसरे में लिखना, यदि हाँ तो उसे किस दंड से दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, क्या आएगा इस पैरे में, आप ही बताओ। क्या आएगा इसके बाद, क्या बोला आपने, साक्ष्य का अवलोकन, आर्गुमेंट। स्टेप देखो उसमें जो लिखा है रखे हैं ना 10-11, इस यूज के बाद क्या है, आर्ग्यूमेंट। अब ये कौन बताया कि आर्ग्यूमेंट की क्या आवश्यकता है यहाँ, भाई आर्ग्यूमेंट की क्या आवश्यकता है, एविडेंस आ गई, बताया मैंने क्यों आवश्यकता है, कौन बताएगा। भी किसी जजमेंट भी, चलिए हम जजमेंट की बात करते हैं, क्या जरूरत है कि हम उसमें एक पैरा आर्ग्यूमेंट का डालें, बात को प्रूव करेंगे, जो अभियोजन के आर्गुमेंट की बात करें। अब मैंने जैसे इसमें लिखा है PW1 टू PW3, अभियोजन साक्ष्य 1 से 3, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज 1 से 4। क्या आपको ये समझ में आ गया कि इन 4 डॉक्यूमेंट और 3 गवाहों से केस किसके पक्ष में जा रहा है। भाई आपको एक बार के लिए आप जज मानो, एक बार के लिए अपने आप को जज हैं, और आपके सामने PW1 से PW3 एग्जिबिट P1 से एग्जिबिट P4 पेश कर दिए प्रोसिक्यूशन ने। अब क्या उस पेश करने के बेसिस पर क्या आप डिटरमाइन कर लोगे क्या कि एक्विटल करना है, कन्विक्शन करना है, नंबर 1, या चलो वो सेकेंडरी थिंग है, एक्विटल करेंगे, जजमेंट करेंगे, वो कहना क्या चाहता है इनके गवाहों से, कहता है वो डायलॉग ने, भाई कहना क्या चाहते हो, भाई आपने खड़ा कर दिया विटनेस, 40 पढ़ने का क्रॉस हो गया किसी केस में। अब 40 पेज पढ़ते पढ़ते आपको नहीं पता भाई कि क्या कॉम्बिनेशन है ये, उस 40 पेज की समरी आपको अगर वो बता दे सब ये गवाह ये कह रहा है, तो फिर आप चेक भी कर लोगे उसको कि हाँ कह तो यही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है आर्गुमेंट की। आप जब तक जजमेंट में उस एविडेंस आपने, अब जैसे बहुत कम एविडेंस लिखी हमने, और भी कम लिखते, अब आप जज को मतलब एग्जामिनर को बताओगे भाई ये PW1 ये कह रहा है इसलिए मात्र PW1 पर ही कन्विक्शन हो गया, और वो वो पढ़ेगा आर्गुमेंट तो समझ में आएगा, हाँ सही बात है बिल्कुल, इज द आई विटनेस, मास्टर आई विटनेस, इसके सामने बिल्कुल गन शॉट इंजरी दी है और किसी भी लाइन में इसने डाउट क्रिएट नहीं किया। अब कोई एविडेंस चाहे रिकवरी हुई हो या कोई एविडेंस हो या नहीं हो, कन्विक्शन हो जाएगा PW1 के बेसिस पर। मैं इस केस से बाहर बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना इसमें कहाँ गया ये मर्डर वाली बात। ठीक है ना। तो आर्गुमेंट का ये इफेक्ट है। अब मान के चलो PW1 का उसने आर्ग्यू किया ही नहीं, तो हो सकता है एक्विटल कर दें, भाई बताया नहीं तुमने PW क्या कह रहा है यार, वो तो 50 पेज का है। देखा है कभी आपने बयान देखी है, कॉपी बयान की देखी है ना, कितने सारे पेज होते हैं, या चलो 1.5 पेज ही है, मैं तो कह रहा हूँ छोटा ही है। तो आर्गुमेंट से आप बताओगे। इस केस का हम एग्जांपल ले लें, केस किसका था, 307 का। अब 307 से 325 रह गया केस, तो लैप्सेस किसके थे उस समय, प्रोसिक्यूशन के। एविडेंस ही नहीं होगी तो प्रोसिक्यूशन भी क्या करेगा।
अब वो 325 से 323 नहीं रह जाए तो वो आप बताएगा ना कि सर PW2 है, PW2 छोड़िए, सबसे पहले एग्जिबिट P2 P3, एग्जिबिट P2 है MLR, और MLR में सब 1 2 3 इंजरीज हैं। एक इंजरीज एब्रेजन हैंड पर है, दूसरी इंजरी ब्रूज राइट लेग पर है, तीसरी इंजरी है ना, वो क्या लिखा है डॉक्टर ने, रेडिस, और क्या लिखा है, ओपिनियन आफ्टर एक्सरे। अब एक्सरे P3 आ जाइए सर, एक्सरे P3 देखने पर रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा है फ्रैक्चर इन फीमर ऑफ राइट लेग ही है ना, लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग में एग्जिट P2 के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर है इसका मतलब अगर हम आईपीसी की परिभाषा में जाएं तो 325 की इंजरी में कवर होता है। तो आपने अपना आर्गुमेंट बताया सब एग्जिबिट P2 P3 उनके किस काम का है। फिर मान के चलो डाउट यही आएगा ना, भाई ये लिखा है, अब ये क्या पता किसकी रिपोर्ट है, जरूरी है उसकी बी की हो, बी लिखा है, सही है गलत है किसने लिखा, तो जिसने वो रिपोर्ट बनाई PMR MLR बनाई वो डॉक्टर एग्जामिन हुआ PW2, वो और सपोर्ट में अपना आर्गुमेंट कर रहा है इस जो इंजरी रिपोर्ट है ना एग्जिबिट P2 इसको कोरोबोरेट करती है ओरल एविडेंस PW2, जो डॉक्टर क्लियर कहता है कि जो इंजरी नंबर 3 है वो गंभीर प्रकृति की थी और फ्रैक्चर था। सिर्फ लिखी हुई बातों पर नहीं, वो लिखी हुई है, वो फ्रैक्चर अब मान के चलो डिफेंस तो ये आर्गुमेंट करेगा साहब ये फ्रैक्चर समझ में नहीं आ रहा, मेरी स्पेलिंग FRACTU आ रही है, तो डॉक्टर की राइटिंग है, तो डॉक्टर उसको कह के जाएगा हाँ ये फ्रैक्चर है, मतलब समझाना चाह रहा हूं। तो ये इम्पैक्ट होता है एक आर्गुमेंट लिखने का। अब प्रश्न फिर इस बात का आता है कि भाई हमने एविडेंस में 161 के बयान करवा दे, MLR करवा दी है ना, साइड प्लान बनवा दिया, यही क्यों किया हमने, कुछ और क्यों नहीं करवाया। भाई इंजरी इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत काम होता है, कोई 3 काम ही थोड़ी किए होंगे उसने आईओ ने, लेकिन चूंकि 307 या 325 इंजरी केस है, इंजरी केस के डिसीजन के लिए आपको 2 मटेरियल तो बहुत ज़रूरत होगी। अब इंजरी केस हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप, जज राइटर तो आप हो ना, FIR भी आप ही बन के लिख दी, इन्वेस्टिगेशन भी आपने करवा दिया है ना, चार्ज भी आपने फ्रेम कर दिया। जब सारी पावर आपको दे दी है तो आपके मनपसंद की चीज़ लिख लो उसमें कि आपको डिसीजन के लिए इंजरी रिपोर्ट चाहिएगी, और 325 के इंजरी केस है तो इंजरी रिपोर्ट तो चाहिए। कोई और इन्वेस्टिगेशन करे तो आप गलती बता भी दो साहब इसने इंजरी रिपोर्ट नहीं ली, अरे आपको पता है मैं कन्विट करने जाना है इसको, 325 का केस कन्विट करना है मेरे को, तो आप ही उस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, ऊपर के पैरा नंबर 1 या 2 में इंजरी रिपोर्ट लिख दीजिए उसमें। तो ये जो आपको सामग्री चाहिए वो ऊपर से लिख के लाइए उसके अंदर, ये मत सोचिए पैरा नंबर 3 में डायरेक्ट ही हम बहस में लिख देंगे कि साहब उसके पैर में लेफ्ट थाई में इंजरी थी, फ्रैक्चर था। अब आपने आर्गुमेंट में तो लिख दिया आपने, मतलब आप जब आप जजमेंट लिखने जा रहे हो एग्जाम में, लेकिन ऊपर से पता ही नहीं कहाँ से आया वो फ्रैक्चर आया कैसे, तो आपको ऊपर से लेके चलना होगा जैसे कि हमने इसमें बनाया। तो आर्गुमेंट का ये रोल है। अब डिफेंस का आर्गुमेंट आया, और डिफेंस कर रहा है नहीं, 325 नहीं बनता, आप देख लीजिए भाई दा भाई, अगर आप एक्विटल कर रहे हो तो डिफेंस को थोड़ा मजबूत लेके चलो कि एग्जिबिट P2 और एग्जिबिट P3, P2 इतनी तारीख का है और एग्जिबिट P3 6 दिन बाद 7 दिन बाद का है। तो एक्सरे तो डॉक्टर ने कहा, हॉस्पिटल भर्ती हुआ कोई इंजर्ड और उसने कहा भाई एक्सरे कराओ इसका, तो 6 दिन बाद थोड़ी कराएगा। अगर वाकई किसी का पैर टूटा हुआ है और हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो घर थोड़ी चला जाएगा, घर चला करके उसी इंजरी का भी कराया तो अभी वो कैसा होगा, डाउटफुल रहेगा क्या नहीं। भाई 6 दिन बाद जरूरी इसी घटना से तुम्हारा पैर टूटा हो। भाई MLR तो रेडिस बता रहा है क्या, उसका स्वेलिंग है थाई पर, क्योंकि हड्डी जब अंदर टूटती है तो पता सूजन आ जाती है, ऊपर मान के ब्लड नहीं निकलता, कई बार बोन टूटती है तो
तो डॉक्टर तो सिर्फ यही बताएगा ना जो उसको इंजरी दिखेगी। अब 6 दिन बाद की तुमने रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट रख दी तो वो डाउटफुल हो गया। तो यहाँ आप यदि उसको एक्विटल कर रहे हो या डिफेंस का आर्गूमेंट लिखोगे तो यही लिखोगे कि सर एग्जिबिट आप सारा छोड़ो, डॉक्टर मान ली, हमने घटना सब मान ली, आप तो एग्जिबिट P2 और P3 देख लो। P2 2 तारीख का है और P3 8 तारीख का है। 6 दिन बाद इन्होंने एक्सरे करवाया है। अब 6 दिन एक्सरे बाद करवाया वाला क्या जरूरी है कोई ऐसी एविडेंस दी क्या कि ये इसी लड़ाई झगड़े की हड्डी मतलब इंजरी जो हुई थी डॉक्टर ने बनाई थी उसी का ये एक्सरे। इस बीच में तो दोबारा झगड़ा हो गया, उसके फिर किसी ने दे दी तो उसका पैर टूट गया, तो डाउट हो गया ना क्रिएट। जब तक आप अपने आर्गुमेंट से बताओगे नहीं तो जब तक डिसीजन कैसे देगा। तो ये यहाँ पर आर्गुमेंट का एक पैरा आपको दोनों का आर्गुमेंट लिखना है उसके अंदर, ठीक है। चलिए लिखिए, कुछ लिखाया थोड़ी मैंने अभी इसमें आर्गुमेंट वाले में। विद्वान अभियोजन अधिकारी, विद्वान अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता परवादी। अब यहाँ लिखोगे आप यदि प्रेजेंस लगा रहे हो तो, है ना, उसके बारे में। विद्वान अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता परवादी की ओर से यह निवेदन किया गया, यह निवेदन किया गया कि पत्रावली पर मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य, चिकित्सीय अभियोजन साक्ष्य 1 वो 2, अभियोजन साक्ष्य ये वाली अभियोजन साक्ष्य 2,3 2,3 अभियोजन साक्ष्य 2,3 व गवाह संख्या 2, डॉक्टर 2 ही है ना, गवाह भी लिख सकते हैं और ये अभियोजन साक्ष्य भी लिख सकते हैं ना। टोटल साक्ष्य, अभियोजन साक्ष्य में डॉक्यूमेंट्री भी आ गई और ओरल भी आ गई। तो प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 व गवाह संख्या 2। क्या लिखा है मैंने, लाइन बोलना से ये भली माती स्पष्ट है, भली भांति स्पष्ट है कि आहत के पैर की फीमर अस्थि का अस्थि भंग पाया गया। जो अपराध अंतर्गत धारा
325 भारतीय दंड संहिता की परिधि में आता है। जिसके विरुद्ध बचाव पक्ष ने यह निवेदन किया कि उक्त दोनों ही प्रदर्शों में परस्पर विरोधाभास है। प्रदर्श दो प्रदर्श एक के 6-7 दिन बाद बनाया गया है। जो विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल। ठीक है, दोनों का आर्गुमेंट है छोटा छोटा, आप अपने हिसाब से भी फैक्ट्स को देख करके डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब आर्गुमेंट हो गया, दोनों ने अपनी अपनी जो एविडेंस दी उसका अर्थ बता दिया कि सब मैंने ये एविडेंस इसलिए दी है और इस बात को प्रूव करती है। डिफेंस ने बता दिया, उन्होंने कोई एविडेंस खुद ने तो दी नहीं, वो उसी एविडेंस को सारे से कह रहे हैं कि ये विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि इसकी डेट में ही डिफरेंस आ रहा है। ये प्रोसिक्यूशन डिफेंस ने अपने आर्गुमेंट के माध्यम से बता दिया। अब पार्टीज का चैप्टर क्लोज, एविडेंस उन्होंने दे दी, आर्गुमेंट कर दिए, अब टोटल वर्क किसका रह गया? कोर्ट का रह गया। क्या वो प्रोसिक्यूशन की मतलब अभियोजन की बात को माने या बचाव पक्ष की बात को माने? जरूरी है कि इन दोनों में से किसी एक की बात को मानना? क्या जरूरी है क्या कि कोई ट्रायल चल रही है, जज साहब बैठे हैं, उनके सामने सारी ट्रायल हो गई, बहस कर दी प्रोसिक्यूशन ने, डिफेंस ने बहस कर दी, अब क्या उनकी बात को जैसे वो बता रहे हैं वो मानना बाध्यकारी है क्या? किसने कहा नहीं? हाँ नहीं सही बोला, किसने बोला? अब हाथ ऊपर हुआ, गुड। कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। कोर्ट के पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या है? एविडेंस है। भाई उसी एविडेंस को पढ़ के प्रोसिक्यूशन ने बहस की है, उसी एविडेंस को पढ़ के डिफेंस ने बहस की है, तो वो एविडेंस तो कोर्ट भी पढ़ सकती है, पढ़ेगी ना। तो ये पढ़ने को क्या, यहाँ पर हमने शब्द लगाया कि वो प्रोसिक्यूशन ने आर्गुमेंट किया उसको माने, या डिफेंस ने किया उसको माने, या स्वयं पढ़े उसको माने। इस तीनों क्रिया को क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब इसको एप्रिसिएशन करने के बाद के प्रोसिक्यूशन की ये बात इतनी सही है, डिफेंस की ये बात इतनी सही है, वो इसलिए सही है कि मैंने भी पढ़ रखा है, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस गिवन बाय द प्रोसिक्यूशन, मतलब अभियोजन ने जो एविडेंस दी है उसका एप्रिसिएशन कर दो एक लाइन में थोड़ा सा, उसके काउंटर में या सेपरेटली डिफेंस ने जो दी है उसकी एप्रिसिएशन कर लीजिए कि माना कि एग्जिबिट P1 और P2
गौरवपति के बारे में बताता है, लेकिन ये बात भी सही है कि एग्जिबिट P2 6 दिन बाद बनाया गया है, जैसा कि अवलोकन से स्पष्ट है। तो अवलोकन से स्पष्ट है क्योंकि कोर्ट ने स्वयं नहीं पढ़ा, सिर्फ उनकी कही हुई बात नहीं मान ली, कोर्ट ने स्वयं ने भी देखा, दोनों ही डेट देखी, सिग्नेचर भी देखे, सारा चीज़ देखे, क्या इंजरी है, क्या इसी इंजरी का एक्सरे किया है, क्या हो सकता है 2 नंबर इंजरी का एक्सरे कर दिया हो, कोर्ट को ये भी तो देखना है कि एक्सरे लिखा 3 नंबर इंजरी का था और रेडियोलॉजिस्ट ने दे दी इंजरी नंबर 2 की एक्सरे रिपोर्ट, और आर्गुमेंट प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है कि साहब 325 की इंजरी है, तो स्वयं पड़ेगी जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। तो वो आप एक पैरे में ये तीनों के माध्यम से, मतलब प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और ओन, खुद की एप्रिसिएशन लिख दोगे। परिशीलन मतलब एप्रिसिएशन बोलेंगे, साक्ष्य का परिशीलन, जिसको मैंने जो पहले आपको पढ़ा रखा है, 3 पार्ट हैं। कोर्ट पहले अभियोजन पक्ष का साक्ष्य का परिशीलन करेगी, फिर बचाव पक्ष का करेगी, फिर खुद पढ़ेगी उस एविडेंस को। चलिए नेक्स्ट पैरा लिखिए। न्यायालय द्वारा नंबर डालना नया पैरे का, क्या लगाया था लास्ट? ये तो आर्गुमेंट हो गए। अब नेक्स्ट पैरा डालिए, पैरा चेंज कीजिए, मतलब साक्ष्य के परिशीलन से अभियोजन पक्ष का कथन पूर्णतः साबित प्रतीत होता है। चिकित्सीय साक्ष्य से आहत ए की जांघ की हड्डी का अस्थिभंग साबित है। हाथ की जांघ की हड्डी, थाई की, बी मतलब, अच्छा हाथ बी लिख लिए, बी बी पर बॉम्बे वाला बी, हाँ, हाथ बी की हड्डी का अस्थिभंग साबित है, जिस पर बचाव पक्ष के कथन से उसको कोई बल नहीं मिलता। यह विधि का सिद्धांत है कि यह विधि का सिद्धांत है कि न्यायालय चिकित्सीय साक्ष्य पर जब तक अविश्वास नहीं कर सकती, जब तक कि उसके विरुद्ध बचाव पक्ष ने
कोई ठोस साक्ष्य, कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत ना की हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के सिद्धांत, विधि के सिद्धांतों के, विधि के सिद्धांतों के अनुकरण में अभियुक्त पर अधिरोपित अधिरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323,325 भारतीय दंड संहिता क्या लिखा, लास्ट 2 लाइन बोलना। तीन सौ 325 भारतीय दंड संहिता 2 सिद्धि हेतु पर्याप्त है। कोई डाउट? अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं में 2 सिद्ध किया जाता है। अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं में 2 सिद्ध किया जाता है। उक्त धाराओं में 2 सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब दोनों का स्टेज बराबर हो गएंगे। यहीं तक लिखाया था आपको भी। तो कुल मिला के जो मैंने आपको जो स्टेप्स हैं ना, वो आप कंटेस्ट रखिए। जरूरी नहीं है कि इन शब्दों को ही मेरे के, अगर ऐसा केस आ जाता है कि मेरे इन शब्दों को ही याद करके आपको जाना है, बस उन स्टेप्स को फुलफिल करते जाइए। एफआईआर की जगह एफआईआर, कॉग्निजेंस की जगह कॉग्निजेंस, एप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन, ऑब्जर्वेशन की जगह ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग की जगह फाइंडिंग। इस पैरे में मैंने एप्रिसिएशन तीनों को कंक्लूड किया, ऑब्जर्वेशन दिया और लास्ट में फाइंडिंग दे दी। फाइंडिंग मैंने दी है कि आपको एक विधि का सिद्धांत एडॉप्ट करना है भाई, क्योंकि किसी पार्टी के सामने, किसी जज के सामने 2 पार्टी हैं, दोनों अपनी एविडेंस को मजबूती से दे रहे हैं। अब किसी एक पक्ष की तरफ डिसीजन दिया जाता है किसी के द्वारा, तो आपको कोई ठोस पावर चाहिए उसके लिए। इसमें हमने क्या पावर डाली, क्या पावर डाली हमने इसमें? कोर्ट ने कहा कि भाई जो मेडिकल एविडेंस है ना, उसको कोई भी कोर्ट, ये कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती जब तक कि कोई ठोस एविडेंस काउंटर में नहीं आई गई हो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कंट्राडिक्शन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, 6 दिन बाद बन गई, उनने बहस की, नहीं माना कोर्ट ने। अगर यहाँ पर यही लिखते, हम विधि का सिद्धांत नहीं लिखते, हम तो कहते कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पूर्ण रूपेण 2 सिद्धि के लिए पर्याप्त है। तो ये हो गया कि एक पक्ष पर मैंने अपना डिसीजन थोप दिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा हूं। बात आपकी ठीक है कि 2 दिन का या 3 दिन का डिफरेंस है,
माइट भी पॉसिबल कि वो फ्रैक्चर कहीं और झगड़े में आया हो, लेकिन उससे सिर्फ ये प्रतीत नहीं होता, वो इतना सफिशिएंट नहीं है हम इससे 325 से उसको एक्यूटल कर दें, क्योंकि कम चलो एग्जिट P2 को छोड़ो एक बार के लिए, एग्जिट P1 तो है, स्वेलिंग है भाई, जनरल वे में आप कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी आपके हाथ में स्वेलिंग आ जाए, जहाँ गिर जाओ बाइक से और स्वेलिंग आ जाए, पहला क्या निकलेगा भाई, एक्सरे करा लेना, हड्डी टूट सकती है। तो जब वो कॉरोबोरेट करती है, एग्जिबिट P2 बता रहा है कि वो रेडिस है इंजरी नंबर 3, अब उसको कोर्ट चूंकि मेडिकल एविडेंस है मात्र इस आधार पर इग्नोर नहीं कर सकती कि 6 दिन की बात कर दी। हाँ एक्यूटल करना होता, कोर्ट को एक्यूटल करना होता तो फिर अलग विधि का सिद्धांत का उपयोग करता कि बेनिफिट ऑफ डाउट, यहाँ संदेह की स्थिति पैदा होती है। अगर मान के चलो आपका साहब इस पॉइंट पर मेरे को एक्यूटल करना है, अब तो आप लिखोगे कि दोनों साक्ष्यों के परिशीलन करने पर यह संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, चूंकि एग्जिट P2 6 दिन बाद कराया गया है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वो फ्रैक्चर इसी घटना का रिजल्ट था। इसलिए विधि का सिद्धांत है कि जहां पर साक्ष्य पूर्ण रूपेण किसी एक पक्ष को समर्थन नहीं करती, वहां बेनिफिट ऑफ डाउट अभियुक्त पक्ष के फेवर में जाता है। लो एक्यूटल हो गए आप। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरी कोर्टों के दिए हुए सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हो। कभी ठीक है मैं तो मान रहा हूँ या डाउट तो है, और जहाँ डाउट क्रिएट हो गया वहाँ एक्यूटल का लॉ है, एक्यूटल करोगे। कन्विक्शन जब ही होगा जब वो पूर्ण तरीके से रिलायबल और एडमिसिबल ऑफ लॉ होगा, जब कोर्ट ये चारों कॉर्नर से पहुंच जाए यस ऑफेंस इज कमिटेड, थोड़ा सा भी डाउट आ गया सो एक्यूटल। तो आप फाइंडिंग में सेटल लॉ का थोड़ा सा, अब यहाँ हम जजमेंट, अभी हम बाद में जजमेंट लिखवाएंगे, हम जजमेंट पुट करने की कोशिश करेंगे। वो आपकी स्किल पर डिपेंड होता है कि आपने कितना आईपीसी पढ़ा है, कितना सीआरपीसी पढ़ा है, कितने जजमेंट पढ़े हैं। इसमें आप सेक्शन का प्रयोग कर सकते हो, एविडेंस एक्ट के किसी सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हो, वो आपके ब्राउनी पॉइंट और मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे आपको। लेकिन एक मोटा मोटा रफ जजमेंट हमको पैरे को, अभी मैंने पैरे पढ़ाए हैं उसको फॉलो करना, उस तरीके से आपका ये कंप्लीट है। एक तरीके से स्टेप फॉलो कर दीजिए अपनी भाषा में, आपका जजमेंट रेडी। एक भी स्टेप मिसिंग, वही मार्क्स आपके वहां गए। आप किसी एक्ट पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर छोड़ दीजिए बीच में, अब आप इतने 10 क्लास आपने ज्वाइन नहीं की है तो आपको अधूरापन लग रहा है कि नहीं आज? तो वो सारा क्रोनोलॉजिकल चलना है, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है, और एक्यूरेट आप उन 4 लाइन जो आपकी प्रॉब्लम दे रखी है उसमें छोटी सी एविडेंस बना लीजिए जो मिलती जुलती हो, एकदम नहीं कि उसमें दिया ही नहीं और आपने कोई नई चीज़ ही बना ली, है ना। चोरी की बात ही नहीं है, आपने यहाँ पर कह दिया कि लाठी से मारा और पर्स भी निकाल लिया। तो इस तरीके से नहीं, जो गिवन फैक्ट्स हैं, जब आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उस पर एक एडिक्वेट आपको एक स्टोरी फ्रेम करते हुए और एक एविडेंस, आपको डिसीजन देने के लिए बस एविडेंस ले लो उसमें से। चोरी का केस आ गया, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, चोरी का केस आ गया। अब चोरी का केस आ गया और आप उसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के एविडेंस नहीं बना रहे, जरूरी नहीं है बनाना है, आप एक्चुअल जज हो मत बनाओ। देखिए जहाँ आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जजमेंट लिख रहे हो, फिर आप कह रहे हो कोई अज्ञात चोर आया और साहब मेरा ये ज्वेलरी ले गया, मैंने उसको पीछे से जाते हुए देखा, फिर आप कन्विक्ट करवा रहे हो उस एक्यूज को। तो कन्विक्ट कराने के लिए भाई चोरी के मामले में क्या एविडेंस होगी? चलो आप कहोगे सब जो ज्वेलरी थे ना वो आइडेंटिफाई करवा दी थी आईओ ने, अरे तो ज्वेलरी तो आइडेंटिफाई करा ली थी, वो चोर लेकर के 6 महीने बैठा रहा गया, 15 दिन उस ज्वेलरी को लेके, पुलिस ने 15 दिन बाद रिकवरी की। कौन चोर ईमानदार है 15 दिन लेके बैठा है? अब वो तो बेच दी थी चोर ने, उससे रिकवर कर ली, अब तुमने उसको चोर समझकर उसको कन्विक्ट कर दिया। क्या वो 379 का होगा क्या ऑफेंडर, या 380 का? वो तो परचेजिंग का ऑफेंडर होगा, 411 412 जो भी ऑफेंस है। तो अब आप आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो कि वन सस्पेक्टेड वाज अरेस्टेड आफ्टर 2 days of the incident and thereupon the
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन वॉज कंडक्टेड वेयर द कंपोनेंट ड्यूली वेरीफाइड ड्यूली आइडेंटिफाइड द एक्यूज। आप कन्वर्ट कर दीजिए आप उसको। तो जो मेन इंग्रेडिएंट आप उस ऑफेंस का नहीं लेके चलोगे, मेन एविडेंस नहीं लेके चलोगे, फिर स्टेप्स तो भले ही फॉलो कर लो लेकिन वो नहीं है, तो मतलब सबका इक्वल समावेश उसमें होना चाहिए। चलिए, कोई आपका नेक्स्ट पीरियड होगा, अभी बंद करते हैं, कल इसको पूरा करवाएंगे। मामला संदेश से परे साबित होता है, यस ये लाइन लिख सकते हो, संदेश से परे साबित है। अब आपका फर्टाइल माइंड आपका काम करेगा। हम तो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, अब हाँ एग्जाम में बैठे हुए आपको मेरी कुछ बातें याद रह जाएंगी और बाकी सारी बात आपकी है। लेकिन आप अपना दिमाग में इतना याद करके जाओगे सिमेट्रिकली कि आप उस पर ब्रेन से क्या कर लो, चीटिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। लास्ट समझ में नहीं आया।